बच्चों, आज हम अध्याय 1 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। हम बहुत सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को बताना है। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं। अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की परिभाषा पर आएंगे। समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है, पर ऐसा क्यों है? कौन सी चीज़ इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है? क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है? इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद वाले हिस्से में चर्चा करेंगे। आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों की कुछ सामान्य विशेषताएं लिखें। लोकतांत्रिक सरकारें और गैर लोकतांत्रिक सरकारें। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात स्वतंत्रतापूर्वक कहने की स्वतंत्रता होती है और गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नागरिकों को यह स्वतंत्रता नहीं होती है। इस प्रकार जो है लोकतांत्रिक सरकारें और गैर लोकतांत्रिक सरकारों की विशेषताएं हम लिख सकते हैं। परिभाषा की ज़रूरत क्यों? लोकतंत्र की परिभाषा की हमें आवश्यकता क्यों है? हमें परिभाषा की आवश्यकता तभी पड़ती है जब हमें उस शब्द के उपयोग में परेशानी हो या उससे किसी दूसरे शब्द के साथ तुलना करनी हो। आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्रा मैरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। वह अपनी अध्यापिका मैटिल्डा लिंगदो ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया तथा अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगी। मैरी कहती है, मैडम मुझे ये तरीका ठीक नहीं लगता है कि एक अध्याय में तो हमने किस्सों और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पढ़ा और अब हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को हमें पहले करना था, यानी लोकतंत्र के बारे में हमें पहले समझना चाहिए था। लेकिन मैडम कहती है कि हमारे सामान्य जीवन में ऐसा होता है। क्या हम कलम, बरसात, प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने के पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं? ज़रा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही हम इसका अर्थ जानते हैं। परिभाषा की जरूरत हमें तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। हमें बारिश की परिभाषा की जरूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबूंदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फ़र्क करना हो। लोकतंत्र पर भी यही बातें लागू होती है। हमें इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की ज़रूरत है, क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती है। इस पर दूसरी छात्रा रेबियांग कहती है कि हमें परिभाषा बनाने की ज़रूरत ही क्या है। एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था, जो कि एक प्रसिद्ध परिभाषा है। लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। इस पर मैडम कहती है कि मैं ये नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। मुझे भी ये परिभाषा बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार ना करें, तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की यही सर्वोत्तम परिभाषा है। हमें किसी चीज़ को सिर्फ इस आधार पर स्वीकार नहीं करना चाहिए कि किसी नामी गिरामी आदमी ने उसके लिए बहुत अच्छा कहा है या सभी लोग उसे सही मानते हैं। एक दूसरी बच्ची योलांदा कहती है, हमें कोई परिभाषा तलाशने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। यही सही अर्थ है, फिर परिभाषा की क्या ज़रूरत है? इस पर मैडम कहती है कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता है।
शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा हुआ नहीं रहता। समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ बदलता रहता है। अब कंप्यूटर शब्द को ही लो, यह कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है। मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता था। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, पर आज शायद कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने, संगीत बनने, सुनने, फिल्म देखने में होता है। शब्द वही रहते हैं, पर समय बीतने के साथ साथ उनका अर्थ बदल सकता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना उपयोगी नहीं होता। इस पर मैरी कहती है, मैडम, आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा गढ़नी ही होगी। मैडम कहती है, एकदम सही, इसलिए आओ अब हम ये कर ही डालें। यानी कुल मिला के मैडम ये समझाना चाहती है कि लोकतंत्र को जब तक हम नहीं समझेंगे, उस पर विचार नहीं करेंगे, खुद नहीं सोचेंगे, तब तक इसके बारे में हम अच्छे से उसे समझ नहीं सकते। पास में एक कार्टून बना हुआ है जिसमें बच्ची कह रही है, मैंने तो ये भी सुना है कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ लोक पर तंत्र हावी रहता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरे दृष्टिकोण में ये बिल्कुल निराधार है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोक पर तंत्र हावी रहता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए स्वतंत्र होती है और वह सरकार अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था, लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। म्यांमार में जिन लोगों के हाथ में सेना की कमान थी, सेना पर नियंत्रण था, वही देश के शासक बन गए। तो म्यांमार ने कह दिया कि वह लोकतांत्रिक देश है। तो क्या वह इससे लोकतांत्रिक देश बन गया? नहीं, क्योंकि शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। सैनिक शासन में तानाशाह शासक जनता की अनुमति के स्थान पर अपनी शक्ति के बल पर शासन सत्ता हथिया लेता है। इसी प्रकार चिले में, जो दक्षिण अमेरिका का एक देश है, जो पिनाशे थे वो राष्ट्रपति थे। तो चिले में भी तानाशाही का चुनाव लोग नहीं करते, ये सत्ता में अपने आप आ जाते हैं। इसी प्रकार सऊदी अरब में राजतंत्र चला आ रहा है। राजशाही परिवार में जो जन्म ले रहे हैं उन्हें यह अधिकार मिला हुआ है, इन्हें भी लोगों ने नहीं चुना है। ये देश लोकतांत्रिक देश नहीं है, ये गैर लोकतांत्रिक देश के उदाहरण है। लेकिन ये सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानीपूर्वक फ़र्क करना होगा। ये काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें। इराक में अमेरिका और अन्य विदेशी शक्तियों की उपस्थिति में हुए चुनाव के समय ये कार्टून बना था। ये कार्टून क्या कहता है? इसमें डेमोक्रेसी को इस तरह क्यों लिखा गया है? ये कार्टून हमें ये बता रहा है कि अमेरिकी सैनिक इराक शासन व्यवस्था को सुधार कर वहाँ लोकतंत्र स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कार्टून में डेमोक्रेसी को एक विशेष ढंग से इसलिए लिखा गया है क्योंकि कार्टूनिस्ट के अनुसार इराक में अभी लोकतंत्र अपने पैरों पर नहीं खड़ा हुआ है, उसे उठाकर खड़ा किया जा रहा है। अभी इराक में इसे अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा होने में समय लगेगा। लोकतंत्र की विशेषताएं।
हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं? क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत में भाग लेना जरूरी है? सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंधकर काम करना जरूरी है? क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? आइए कुछ उदाहरणों के साथ इन सब पर बारी बारी से विचार करें। लोकतंत्र की पहली विशेषता है प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करवाया जिसमें अपना कार्यकाल 5 साल के लिए उन्होंने बढ़वा लिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ की गई है। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास थी। स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है? हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। सीरिया पश्चिमी एशिया का एक छोटा देश है। शासक बाथ पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है और उसके कुछ सहयोगी पार्टियों को ही देश में राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति है। क्या इस कार्टून को चीन और मेक्सिको पर भी लागू किया जा सकता है? लोकतंत्र के माथे पर पत्तों से बने ताज का क्या महत्व है? तो हाँ, इस कार्टून को चीन और मेक्सिको पर भी लागू किया जा सकता है, क्योंकि इन देशों में भी एक दलीय सरकार है और सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी ही यहाँ शासन करती है। अन्य दलों को राजनीति में भाग लेने की स्वीकृति नहीं है। लोकतंत्र के माथे पर पत्तों का ताज यह प्रदर्शित करता है कि जिस तरह एक ही शाखा में कई पत्ते हैं, उसी तरह एक ही राजनीतिक दल अपने कई सहयोगी दलों की सहायता से, अन्य जो दल है उसकी सहायता से सत्ता पर कब्जा बनाए हुए हैं। किसी दूसरी शाखा का न होना अन्य राजनीतिक दलों के न होने का सूचक है। यानी जनता एक ही पार्टी के लोगों को चुनने के लिए मजबूर है। इस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव नहीं कहा जा सकता। लोकतंत्र की अन्य विशेषताओं को हम अगले वीडियो में जानेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।